11 आवर न्यूज यूट्यूब न्यूज चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 2020 में होने वाले विधान सभा चुनाव के मद्देनज़र हमारे चैनल के थ्रू कुछ ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ करके उनकी राय पूछी जा रही है, जानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस वर्ष सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि विदित है कि बहुत सारे ऐसे कारण पारंपरिक रहे हैं जो इस वर्ष भी उसी रिवाज के मुताबिक काम करेंगे, जैसे जातिवाद, धर्म, कहने के लिए विकास और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को भी मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो एक आदर्श वाक्य है कि धर्म, साहित्य, इस प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने मानव जीवन को हर क्षेत्र में प्रभावित किया है। तो क्या धर्म और राजनीति जब एक साथ आ सकते हैं तो साहित्य अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा सकता। हमारे चैनल ने गहन मंथन करके अपनी टीम के द्वारा निर्णय लिया और गंभीर मसले पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के लिए हम आ पहुँचे हैं पटना बीएन कॉलेज से हिंदी विभाग से अवकाश प्राप्त और स्नातकोत्तर विभाग में भी अपनी महती भूमिका निभाने वाले प्राध्यापक श्री मटुक नाथ चौधरी जी के पास। सबसे पहले सर, हमारे चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। गणनायक जी। तो सर, जैसा कि हम 2020 के विधानसभा के चुनाव की दस्तक हो चुकी है, निर्वाचन विभाग के द्वारा शीघ्र ही अब तिथि की घोषणा हो जाएगी और राजनीति में एक दशा और दिशा भटकती हुई दिखाई दे रही है। आज़ादी के वक्त विकास, सिंचाई, कृषि, शिक्षा और मूलभूत संरचनाओं के विकास की बात थी, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों का निर्माण जातियों के आधार पर होने लगा, धर्म के आधार पर होने लगा। विकास के मुद्दे कहने के लिए तो राजनीतिक दलों के द्वारा अपने एजेंडा में बातें होती थी, लेकिन इन वर्षों में बात देखने को ये मिल रही है कि विभिन्न पार्टियां अपने अपने एक अलग वर्ग, कोटि, समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजनीति अपनी दशा भटक रही दिशा से। तो ऐसी स्थिति में सर, साहित्य की अपनी एक भूमिका है। तो आप इस विषय पर सर प्रकाश डालें कि एक राजनीति के गिरते दिशा का कारण क्या है और साहित्य इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। साहित्य वर्तमान समय में ये समस्या ये नहीं है कि राजनीति में भटकाव, राजनीति में गिरावट है। राजनीति में कोई भटकाव नहीं। राजनीति का लक्ष्य स्थिर है। वो लक्ष्य सिर्फ दो है: सत्ता की प्राप्ति, येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो सत्ता मुझे हासिल करनी। लेकिन सर, ये तो एक प्रदूषित लक्ष्य है। राजनीति का तो वास्तविक लक्ष्य जनता के हित की बात होनी चाहिए, समाज उत्थान की बात होनी चाहिए। तो जनता के हित की बात तो नहीं करते हैं राजनेता। तो फिर भटकाव कैसे नहीं है सर? भटकाव नहीं, वो गिरावट है। भटकाव का मतलब है कि हम जनता के हित की बात करने में भटक गए। जैसे कि नोटबंदी का उद्देश्य ठीक रहा होगा मोदी जी का, लेकिन वो विफल हो गए तो कहा जाएगा कि भटक गए। भटकाव हो सकता है सही लक्ष्य में भी, ऊंचे लक्ष्य में भी भटकाव हो सकता है, लेकिन गिरावट का तो निश्चित है कि नीचे जाएगा। तो ये राजनीति के सामने भटकाव की समस्या नहीं है, गिरावट की समस्या है। गिरावट की समस्या क्यों है? राजनीति का लक्ष्य स्थिर हो गया। राजनीति का अर्थ सेवा नहीं है, आत्मसेवा है। और आत्मसेवा में क्या? सत्ता हासिल करना। एक, इसके लिए एड़ी चोटी जो भी करना पड़े हम इसके लिए करेंगे। इसके लिए जातिवाद करना होगा, करेंगे। संप्रदायवाद करना होगा, करेंगे। धन फेंकना होगा, फेंकेंगे। किसी का मुंह बंद करना होगा, मुंह बंद करेंगे। किसी को जेल भेजना होगा, जेल भेजेंगे। किसी भी तरह से हम सत्ता में जाएं, एक लक्ष्य। और जब सत्ता में हम चले गए तो सत्ता का स्थिरीकरण। और सत्ता कैसे स्थिर होगा? तो धन हमारे पास अकूत आ जाए, तो धन के बल पर हम सत्ता फिर से बना सकते हैं। तो धनोपार्जन एक काम होता है, और सेवा का काम उतनी ही मात्रा में, उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कि उसको गिराने का डर न सताए। अगर उसको सुरक्षित है तो फिर अपने लक्ष्य पर स्थिर है, नहीं तो फिर वो वहाँ पर भटकाने और भरमाने का काम जनता को राजनेता करते हैं। इसलिए
राजनीति अभी मुख्य समस्या ये है देश के सामने, यहाँ के युवाओं के सामने, यहाँ के चिंतकों और विचारकों के सामने कि देश की राजनीति को दुरुस्त कैसे किया जाए, ये समस्या है। सर, इसमें साहित्य क्या भूमिका निभा सकती है? साहित्य कोई भूमिका नहीं निभा सकती है। साहित्य क्या भूमिका? साहित्य के कलम घिसने से राजनीति में कूदना पड़ेगा। राजनीति में आप क्या साहित्य में उपदेश दीजिएगा? साहित्य में राजनीति के भ्रष्टाचार का राग दरबारी लिखिएगा, महाभोज लिखिएगा, ये सब साहित्य तो भूमिका निभा ही रहा है। साहित्य क्या करेगा? साहित्य का काम है, राम प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य राजनीति को के आगे चलने वाली मशाल है। तो ऐसी मशाल तो प्रेमचंद के रहते हुए उस मशाल से किसी ने रोशनी नहीं ली। जिधर मशाल है उससे तो पीट कर लिया। तो सवाल ये नहीं है कि राज साहित्य क्या भूमिका, साहित्य कोई भूमिका नहीं अदा कर सकती है, न कर सकी है, क्योंकि प्रेमचंद हुए और सब साहित्यकार हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, निराला हुए, उसके बाद श्रीलाल शुक्ल हुए, अमृतलाल नागर हुए, मन्नू भंडारी हुई, एक से एक साहित्य, फणीश्वरनाथ रेणु हुए, सब साहित्यकार सब मसाल दिखला रहे हैं, नागार्जुन हुए, सब मसाल दिखला रहे हैं और राजनीति गिरती जा रही है। तो साहित्य की राजनीति को राजनीति ही दुरुस्त कर सकती है, साहित्य दुरुस्त नहीं कर सकता है। राजनीति को दुरुस्त करने के लिए सही लोगों को ये दुरुस्त होने का काम रेणु एक हद तक कर रहे थे, रामवृक्ष बेनीपुरी एक हद तक कर रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर एक हद तक कर रहे थे, और वो सारी पीढ़ियां अब चली गई। वो जिस समय रामधारी सिंह दिनकर थे उस समय जवाहरलाल नेहरू भी थे जो सम्मान देते थे। दिनकर वो कवि थे जो उनके सामने उनकी आलोचना कर सकते थे, आराध्य देव थे नेहरू उनके। उसके बाद भी उनके सामने जनता थी, देश था, न कि नेहरू थे। आज अब व्यक्ति केंद्रित राजनीति है। सर, दिनकर जी ने, जहाँ तक पता है और मैंने भी पढ़ा है कि दिनकर जी ने एक बार कहा था नेहरू जी को कि अगर राजनीति कभी लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको थाम लेता है। तो ये बातें कई जगहों पे बोली और सुनी गई है। मेरा प्रश्न संबंध वही रख रहा था, साहित्य का संबंध केवल साहित्य से नहीं बल्कि गिरते संस्कारों से है, संस्कारों के निर्माण से है। ये सभी जनता से जुड़े हुए हैं। हमारे राजनीति के गिरने का और जनता में फूट पड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण संभवतः संस्कार के में आए ह्रास को भी माना जाता है। हमने साहित्य को इसी दृष्टिकोण से आपसे पूछा। हाँ, तो संस्कार आता कहाँ से है? कहाँ से संस्कार? राजनीति से तो नहीं आती है। तो राजनीति सबके ऊपर है, यही पर विडंबना है। राजनीति से संस्कार नहीं आता है, संस्कार आता है शिक्षा से, सुशिक्षा से, और उस शिक्षा का गला दबाव दिए राजनीति में। आपको पता है कि शिक्षा राजनीतिज्ञों की मुट्ठी में है। शिक्षा नीति राजनेता तय करेगा। कैसे संस्कारहीन आदमी शिक्षा नीति तय कर सकता है? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे गलत बात है। शिक्षा नीति राजनेता तय नहीं कर सकता है। उसके लिए जिस तरह से न्यायालय स्वतंत्र है उस तरह से शिक्षा आयोग कल्पना करनी होगी, राजनीति से अलग, और सबके ऊपर शिक्षा हो, न कि सबके ऊपर राजनीति। क्योंकि तैयार तो शिक्षा करती है, राजनीति तो क्रियान्वित करने वाली फोर्स है, और वो जो क्रियान्वित करने वाली फोर्स है वही विजन मेकिंग का भी काम करती है। ये सब गड्ढमड्ढ हो रहा है। इसलिए इस परिस्थिति में राजनीति, साहित्य बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सका है। सारे अच्छे एक समय, एक दौर था, नेहरू थे, पटेल थे, गांधी थे, और सारे लोग थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। एक स्तर था। ये एक स्तर इसलिए था कि ये संघर्ष की देन थे, ये देश को आज़ाद करने के लिए तैयार हुए थे, लड़ाई की थी। तो महात्मा गांधी का संत का नेतृत्व था, और सबका स्तर, सब तरह के लोग एक छत्र छाया में थे। वो महात्मा गांधी का नेतृत्व इस देश के लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को, और उन्होंने उसकी हत्या कर दी, गांधी को मार दिया। और जब गांधी मर गया तब आप गांधी के हिसाब से देश नहीं बना सकते। वो गांधी जो मारने वाली विचारधारा थी, आज वो विचारधारा प्रबल है, आज वो विचारधारा हावी हो रही है। जो जिस देश की विचारधारा गांधी के खिलाफ हो, कहीं सर इशारे में गांधी को मारने वाले, गोडसे की पूजा करने वाले संघ की तरफ तो आपका इशारा नहीं है? ये तो सही इशारा, हम कोई पॉलिटिशियन थोड़े इशारा, हम तो सीधे कहते हैं, हम पॉलिटिशियन नहीं इशारा करते हैं। गोडसे की जय जयकार होती है,
ये गिरोह है। हम तो सोशल मीडिया पर देखते हैं पतित लोगों का गिरोह है जो गोडसे की प्रार्थना करता है, उसको ऊंचा उठाता है और गांधी को देश का दुश्मन साबित करता है। वर्तमान सूबे की सरकार तो सर उसी संघ के तो जनित उसी संघ की तो देश की दुर्दशा होगी। और हम ये नहीं कहते हैं कि इसके पहले जो कांग्रेसी थे वो बड़े अच्छे थे, वो अच्छा कर रहे थे, और ये मैं इस राजनीति को ही नकारता हूँ और आह्वान करता हूँ कि वैकल्पिक राजनीति पर सोचो। पूरा देश पिछलग्गू हो गया, पूरा देश स्वार्थी हो गया है, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए किसी के पीछे जा रहा है, नेता के पीछे जा रहा है, पूंछ हिला रहा है। ये भटकाव क्यों आया है? क्योंकि ऊंचे संस्कार निर्मित करने वाली शिक्षा, विचार उत्पन्न करने वाली शिक्षा, चिंतन पैदा करने वाली शिक्षा मार दी गई है। जब शिक्षा की नसें काट दी जाएंगी तब केवल बैल पैदा होगा, जो बैल नचाएगा, कोल्हू का बैल बना के उससे काम लेगा। ये जो जनता अभी है वो काम लेने वाले के बैल और गधे से जैसे काम लिया जाता है, वैसे पॉलिटिशियन धूर्त आदमी इन लोगों से काम लेते हैं, वोट लेते हैं, कुछ स्वार्थ उसकी सिद्धि करते हैं और अपना काम बनाते हैं। ये राजनीति होनी चाहिए। युवाओं का ये हाल होना चाहिए। हम तो फेसबुक पर देखते हैं, लिखते हैं, तो ऐसा ऐसा मंद बुद्धि का आदमी आ जाता है जो विचार करने के लिए तैयार न लगता है, किसी का दास है, कोई उसका पेट चला रहा है कि क्या चला रहा है, वो उसके पक्ष में बोलता है, सोचता ही नहीं है देश के लिए। और देश के लिए जब नहीं सोचा जाएगा तो कोई आदमी अपने लिए भी नहीं सोच सकता है। देश का अहित करके कोई अपना हित नहीं कर सकता, ये अप्राकृतिक है। आप देखिए ना पॉलिटिशियन कितना चिंता में, कितने दुख, कितने क्षोभ में, कितनी बेचैनी में। अभी एक पॉलिटिशियन का निधन हुआ है, रघुवंश बाबू का, कितनी पीड़ा में वो मरे हैं। तो ये सब देखिए कि वो चैन में हैं। क्या नीतीश कुमार चैन में है, मुख्यमंत्री हैं? क्या मोदी चैन में होंगे? नहीं चैन में होंगे। आप जब तक आपका देश आगे नहीं बढ़ेगा तब तक सच्चे सुख से आपका कोई संबंध नहीं बन सकता है। ये धारणा, ये विचार लोगों के सामने नहीं है। लोगों के सामने है कि हम सुखी हो जाएं, दूसरा आदमी को मिटा दें, उसकी छाती पर पांव रखकर आगे बढ़ जाएंगे। यही शिक्षा है। और इसी शिक्षा में इस तरह के पॉलिटिशियन भी पैदा हो रहे हैं, सब पैदा हो रहे हैं। तो जहाँ संस्कार पैदा होता है वो जगह हमने ख़त्म कर दी। और राजनीति साहित्य क्या करेगा? साहित्य दुख का चित्रण करेगा। तो सर वर्तमान समय में जो 2020 के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर से जो बात बनाई जाएगी, एक समय था जब बात मुद्दा था जंगल राज का, फिर बात विकास की हुई, बात फिर न्याय के साथ विकास की हुई, फिर बात हुई कुछ और बातें। इस तरह से मुद्दे बनाए जाते हैं और जनता हमेशा चली जाती है। तो ये जागरूकता जनता में कौन लाए? राजनीति तो गंदा कर रही है। आप कह रहे हैं कि राजनीति शिक्षा को ये करके प्रदूषित करके और जनता में संस्कारों को गिराने के लिए मजबूर है। तो ऐसी स्थिति में ये बात कौन करे? जो चेतनशील आदमी है। तो चेतनशील बिना शिक्षा के काम कैसे करे? उसमें जो बचे हुए लोग हैं, जो वो अगर नहीं होगा, चेतना वाले आदमी अगर नहीं खड़े होंगे तो फिर कोई आशा नहीं। एक ही आशा केवल उसकी है, मरुस्थल की तपन में। ये जो पूरे मरुस्थल की तरह जल रहा है देश, एक ही कादम्बिनी बनकर उतर सकता है। वो चेतनशील आदमी जो जनता को झकझोर सकता है, जगा सकता है, शिक्षा पर प्रयोग कर सकता है। ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। ऐसे आदमी सामने आए, उसकी ज़रूरत है। मैं तो आह्वान करता रहता हूँ। आपने पूछा कि आप क्या करते हैं, हमने कहा फेसबुक करते हैं, फेसबुक से खेलते हैं, उसमें लोग दिखाई पड़ते हैं। नहीं दिखाई पड़ता आदमी। हमने तो कहा परिवर्तनकामी युवा लोग जो आएँ सो आएँ। तो 10-20 जो आए वो कहा कि हम साहित्य में काम करेंगे सर, हम पढ़ाने का काम करेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि हम राजनीति में जाएंगे। सर आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? अकेला राजनीति, अकेला व्यक्ति नहीं, अकेला जो मैं कर सकता हूँ। मैं आप आए तो आपके सामने अपना विचार रख रहा हूँ। फेसबुक पर केवल विचार रखने के लिए ही मैं डटा रहता हूँ कि वो नवीन विचार जो मेरे भीतर है, जो अभी बहुत सारा शेष नहीं गया है। इसलिए नहीं गया है कि उसको ग्रहण करने वाला मानस नहीं है। ग्रहण करने वाला मानस तैयार होना चाहिए, तब उस विचार को। सर आप आगे आए, हो सकता है आपकी मानसिकता के लोग आपसे जुड़े। मैं आगे हूँ। मैं 66-67 साल, 67वां हूँ, अब होगा कुछ महीने में पूरा होगा। इस साल का आदमी हूँ। एक युवा वाला शरीर मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास आग वही है। और वो आग मैं अर्पित कर सकता हूँ। कौन युवा हो जो इस आग को ले
और इस आग को लेकर जाए। यानी इससे वर्तमान प्रज्वलित समय में करे। राजनीति जो है ये सूबे की है, इसमें एक नए विकल्प की बात आप ये करना चाहिए। देखिए राजनीति का दोष क्या है, ये चुनाव प्रणाली जो हमारी है वो सबसे अधिक दोषपूर्ण है, और ये दो चुनाव प्रणाली जनतांत्रिक है ही नहीं। आप जरा सा गौर कीजिएगा, इस वाक्य को मैं फिर दोहराता हूँ कि ये चुनाव प्रणाली जनतांत्रिक नहीं है। इस चुनाव प्रणाली में पार्टी, आप देखते हैं कि ऊपर से थोपा जाता है, ऊपर से भी थोपने में वंशवाद चल रहा है, राजा का बेटा राजा बन रहा है। तो ये जो आवरण है वो नकली है। हमारे भीतर मैं अभी तक नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब तक मानस तैयार नहीं होगा अच्छी अच्छी बातें उड़ा दी जाती। मानस तैयार होता है तो साधारण बातें भी लोग गौर से सुनते हैं। मेरे पास नवीन राजनीति की परिकल्पना है, जिसमें ये पार्टी तंत्र का जो गढ़ बना हुआ है, जो ऊपर से भेजता है, थोपता है उम्मीदवार, वो खत्म हो जाएगा। तो सर ये परिकल्पना जब तक धरातल पर नहीं उतरती है तब तो ये मिथ्या साबित होगी ना। हाँ बिल्कुल, मिथ्या मिथ्या नहीं, तो तब तक ये वो जो परिकल्पना कल्पना में ही है। कल्पना को व्यक्त होना चाहिए, पहला काम। जनमानस तक कल्पना को जाना चाहिए, ये है। उसके बाद उस पर छोटे छोटे पैमाने पर प्रयोग होना चाहिए। तो हमको चाहिए प्रयोगकर्ता, हमको चाहिए युवा, लेकिन जो युवा है सब लंड-फंड में लगा हुआ है। या तो कोई नौकरी में लगा हुआ है, या कोई लंड-फंड राजनीति में लगा हुआ है। तो जीवन यापन के लिए तो नौकरी आवश्यक नौकरी है। तो करनी, उस समय तो जीवन यापन क्योंकि राजनीति करने वाले देश को जब बनाना था तो जीवन यापन छोड़ के आए थे राजेंद्र प्रसाद, सारे लोग, यहाँ तक साहित्यकारों ने भी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, कई लोगों ने छोड़ दिया था, छोड़कर आए थे, लेकिन वो भूखों तो नहीं मरे। आप जब वो ऐसा तो नहीं हुआ कि सब भूखों मर गए। और राजेंद्र बाबू वकील नहीं हुए तो राष्ट्रपति हो गए, दूसरे और कुछ नहीं हुए। तो आप जब देते हैं तो यह प्राकृतिक नियम है कि वो रिटर्न होगा आपको। आप सेवा करते हैं, आप भूखों मरेंगे। आप ऐसा आदमी नहीं देखा गया उस समय, कौन भूखा मरा जो राजनीति में था? नहीं भूखा मर सकता। ये एक भ्रम है। अगर आप सोचते हैं कि हम भूखों मर जाएंगे, वो बात नहीं है। लोग सुविधा खोजते हैं, सुविधा हमको ज़्यादा मिलेगी, आराम हमको ज़्यादा मिलेगा। इस सुविधा और आराम के ख्याल से नौकरी में जाना चाहते हैं, सुरक्षा रहेगी। राजनीति में पता नहीं, राजनीति को वो करियर समझते हैं। अरे पेट के लिए क्या चाहिए? 3-4 घंटा हम श्रम करेंगे, उसमें हमारा पेट भरेगा। 3-4 घंटे के लिए हम उद्योग करेंगे, हमारे पास स्किल है नहीं है तो हम उसको हासिल करेंगे, कौशल हासिल करेंगे, हम अपने पेट की पूर्ति कर लेंगे। और पेट की पूर्ति के लिए उसके बाद हम फिर देश के लिए काम करेंगे। ये समय आया आज के युवाओं में बात पेट की नहीं, बात बड़े बड़े एंड्रॉयड फ़ोन की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की, बंगलों की, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। और ये तृप्ति केवल चंद मिनटों और घंटों में काम करने के बाद नहीं होगा। और ये संभवतः संस्कार से ही जुड़े हुए मामले हैं। फिर बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और वो हमारी शिक्षा में यही सिखाया गया, हमारी शिक्षा में यही सिखाया। हमारी शिक्षा में ये तो पता ही नहीं है, इस पर तो प्रयोग नहीं होता है कि सुख और आनंद हम प्राप्त करना चाहते हैं। संभवतः सर यही महत्वाकांक्षा राजनेताओं के पास भी है। हाँ, राजनेता के पास तो महत्वाकांक्षा छोड़ के और कुछ नहीं है। वो तो है ही, मैं उनकी तो बात ही नहीं करता हूँ। राजनेता को तो मैं माइनस करके चलता हूँ। वो राजनेता जो चुनाव में हैं, जो उनके पीछे हैं, जिसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया, उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ जो राजनीति से दूर भाग रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो नौकरी में खोज रहे हैं, जो कोई और चीज़ खोज रहे हैं, ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि तुम आओ, मैं तो हमेशा इस शरीर को लेकर, दिमाग को लेकर, जो भी मेरे पास है सब को लेकर तुम्हारे साथ होऊंगा। लेकिन ये आवाज़ अभी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि उन अपने लक्ष्य की ओर वो सब जगह से पट्टी बांध दी गई है और एक लक्ष्य की ओर सब आदमी जा रहे हैं। हम ज़्यादा कहेंगे तो कुछ हम पर आरोप लगाएंगे कि आप इतने दिनों तक क्या करते रहे। अरे मैं तो अपनी जो ताकत है उससे करता ही रहा। मैं तो 80 में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ। पद यात्रा की 1 महीने तक पद यात्रा करने के बाद हमको लग गया कि जब अगर पता चलेगा कि हम वोट ले रहे हैं तो हमारी इसी साल हत्या होगी। हत्या की राजनीति है, हत्या हो जाएगी। और हम में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी ताकत से 100-50 सैकड़ों आदमी को इकट्ठा कर सकें। 2-4-10 हमारे साथ ज़रूर थे, और चारों तरफ लोग यही कहते थे कि इसको मार देगा, इसको कोई भी मार देगा।
तो इस तरह से वो, और 2009 में फिर मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ, तो बाबू नीतीश कुमार ने, जबकि मैंने मुख के सामने उनकी आलोचना की, डीएम से कह के ज़बरदस्ती गैर कानूनी ढंग से हमारा नॉमिनेशन रद्द करवा दिया। इस मुख्यमंत्री ने क्यों रद्द करवा दिया? और वो नाजायज़ ढंग से वो पोल खोलेंगे कैसे कैसे, सीधे यहाँ डीएम ने कल जोड़ दिया कि हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और हमने के उस हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, और बड़ा वकील मैं करता, शत्रुघ्न सिन्हा जी वकील तो पैसे का बिका हुआ आदमी है, 2% 4% मिल जाए सही वकील तो सही बात है, जो पैसे पर नहीं बिके वो हम उसको क्या देंगे, 50,000 उसकी फीस देंगे, और 1 से 2 डेट में उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन रद्द हो जाएगा, और क्या कहूँ वो देते तो 25 लाख दे देते शत्रुघ्न सिन्हा, तो वो वकील हमारा लड़ता। हम तो कई बार घूसखोरी में देखे हैं, पुलिस तो शांत, वकील शांत हो गया है और केस में गड़बड़ी हो गई। ये सब होता है। इस सब से लड़ने के लिए आदमी को समूह चाहिए, संगठन चाहिए, और उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ कि 10 आदमी आ जाओ समर्पित और भूचाल खड़ा कर देंगे। 10 आदमी, हमको 10 आदमी नहीं मिल रहा है, 10 आदमी में भूचाल खड़ा हो जाएगा, प्रतिभाशाली और समर्पित, जिसको कि नहीं चाहिए नौकरी, नहीं चाहिए सुविधा, नहीं चाहिए यश, कोई कामना नहीं, हमको अच्छा देश चाहिए। ऐसा 10 युवा, और जब ये ऐसा युवा नहीं है तो आप भी चोंगा लेके घूम के करिएगा क्या? वही सब जो हैं चोर सब, उसी को में एक चोर जाएगा, उसमें क्या होना इस रास्ते से होगा। ये थी पीड़ा एक साहित्य सेवी की, यह पीड़ा बिहार के एक नागरिक की, यह पीड़ा शंखनाद करने वाले उस एक व्यक्ति की जिसने बदलाव लाने की कोशिश करी और पीड़ित हुआ। और एक संदेश आप तमाम जनता को हमारे चैनल के माध्यम से, बटुकनाथ चौधरी जी अवकाश प्राप्त प्राध्यापक के बोले गए बातों के द्वारा, कि ये गिरते हुए संस्कार भी राजनीति जनित है। शिक्षा का गिरता स्तर, व्यवस्था में दोष, और समाज के खुद के आने वाले मानसिक और सांस्कृतिक बदलाव के कारण जो संस्कार गिरे हैं, इसी से जनते हैं, इसी से उत्पन्न होते हैं हमारे नेता भी। नेता भी कहीं विरासत बाहर से नहीं आते, हमारे समाज की ही देन होते हैं। लेकिन ये संस्कार गिरते जाने की वजह से कितने बदलाव कब तक संभव है? बात विकास की होती है, लेकिन मतदान जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय और अन्य चीज़ों के माध्यम से, और उससे उत्पन्न फिर विभिन्न प्रकार की कुटिल मानसिकता और महत्वाकांक्षा तृप्ति के लिए भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। तो ये पीड़ा कैसे बदलेगा बिहार, और बिहार का विकास कैसे होगा, इसका विकार कैसे दूर होगा, यह अब आपके विचार के लिए है। मैं 11 आवर न्यूज़ चैनल से नायक मिश्रा एक बार फिर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद।